हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस के टॉप 10 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि पिछले 10 सालों से लगातार पूछे चले आ रहे हैं। और यही सवाल आपका 4 से 5 नंबर का आता है और यहीं से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया जाता है। तो आपको ये सवाल हर हाल में याद होना चाहिए और आपको पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा इसी वीडियो में, इसी क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए लास्ट तक। ओके, देखिए हमारा पहला प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। ये आपका 5 नंबर वाला प्रश्न है, आप लोग अच्छे से इसको नोट करेंगे, ठीक है। वैसे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से याद कर लें, ठीक है। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन जो है आपका, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करना है। ये आपका 2014 में पूछा गया, 20 में आया था, 21 में आया, 22 में भी आया और इस बार भी आने की 90% चांस है, ठीक है। और यहीं से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। चलिए उसको आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, ठीक है। देखिए पहले समझिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो प्रथम जन आंदोलन जो शुरुआत किया गया था उसी को हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर पूछे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आप लोग डेट याद रखेंगे, 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त लिख देते हैं, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। 1920 को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और ये आपका चलता है 12 फरवरी 1922 तक, ठीक है। 12 फरवरी 1922 तक ये चलता है आपका असहयोग आंदोलन। तो हमको इस वीडियो में, मतलब इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे और इसका परिणाम क्या हुआ। असहयोग आंदोलन शुरू करने के कारण क्या थे और इसका परिणाम आखिर में क्या हुआ, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट आपको लिखना है। देखिए पहला है रोलेक्ट एक्ट, ठीक है। पहला पॉइंट आपका है रोलेक्ट एक्ट। ये आपका 2 नंबर में भी पूछ सकता है प्रश्न कि रोलेक्ट एक्ट क्या है, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये आपका 2 नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पहला रोलेक्ट एक्ट में आपको क्या लिखना है कि 1919 ईस्वी में न्यायाधीशों जो कि सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में रोलेक्ट कानून बनाया। देखिए अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि रोलेक्ट एक्ट जो बना था वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, तो आप कहेंगे न्यायाधीश सिडनी रोलेट, ठीक है। ये इसका नाम हुआ, सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में रोलेट एक्ट कानून बनाया गया था। कब, तो 1919 को, ठीक है। तो इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल सकता था। इसके खिलाफ वह कोई भी अपील नहीं कर सकता था, ठीक है। इसीलिए इसको काला कानून भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा कि काला कानून किस कानून कहते हैं, तो रोलेक्ट एक्ट को कहते हैं, ठीक है। और रोलेक्ट एक्ट में क्या था, तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता था और वो अपने मतलब अपील भी नहीं कर सकता कि हम इसमें दोष हैं निर्दोष हैं, ठीक है। तो मतलब वो अपने मनमाने ढंग से इसका करता था, ठीक है। किसी भी आदमी को पकड़ के जेल में डाल सकता था, ये कानून का नियम था, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा, ठीक है। और देखिए कब हुआ था, अगर आपको पूरा पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये आपका 2 नंबर वाला प्रश्न में आएगा, ठीक है। तो देखिए बैसाखी मेले के अवसर पर पंजाब के जलियांवाला बाग में सरकार की दमनदारी नीति के खिलाफ लोग एकत्रित हुए थे, ठीक है। देखिए बैसाखी का मेले का समय था और यहाँ के जो लोग थे वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यानी कि एकत्रित हुए थे, यानी एक जगह जमा हुए थे, ठीक है। जनरल और डायर के द्वारा वहाँ पर जनता पर गोली चलाकर हजारों लोगों की जान ले ली गई, ठीक है। यहाँ पे आपका शॉर्ट कोट लिखा गया, लेकिन आप लोग को ये याद होगा, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो देखिए दूसरा ये पॉइंट हो गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, और पहला हो गया आपका रोलेक्ट एक्ट, और तीसरा आपका है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। देखिए खिलाफत आंदोलन को देखते हैं। देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो क्यों हुआ था, तो देखिए अली बंधुओं ने खिलाफा की शक्ति की पुनः स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। देखिए जो कि खलीफा पद एक होता है, ठीक है। मुस्लिम शासकों में एक खलीफा पद था जो कि समाप्त कर दिया था, तो इसी को पुनः स्थापना करने के लिए अली बंधुओं ने, यानी कि वहाँ के मुसलमानों ने खलीफा पद को फिर से स्थापना करने के लिए आंदोलन किया था, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन, ठीक है।
तो देखिए गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और एक बड़ा सशक्त अंग्रेजी राज विरोधी सहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया था। तो इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भी साथ देने का यानी कि समर्थक किए थे, साथ दिए थे, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके इस आंदोलन का यानी कि खिलाफ किए थे। ठीक है, उसके खिलाफ में थे। ठीक है, ये आपका 3 पॉइंट हो गया। देखिए पहला फिर से देख लेते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या था कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या था। ठीक है, तो कारण में आपको ये 3 पॉइंट लिखना है। पहला कारण था कि रोलेक्ट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और दूसरा कारण है आपका जलियांवाला हत्याकांड। और तीसरा आपका है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, आपको कम से कम 3 पॉइंट आपको लिखना है इसके कारण में। ठीक है, अब देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ है। तो देखिए परिणाम में आप लोग देखेंगे कि इसका परिणाम आपको लिख देंगे यहाँ पे, एक सेकेंड। देखिए परिणाम में आपको लिखना है, देखिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक भीड़ द्वारा थाने पर आक्रमण कर 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, यानी कि जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे जो नेता लोग थे, उन्होंने क्या किया, तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान पर जहाँ पे अंग्रेजी पुलिस वाले थे उसको जिंदा जला दिया गया थाने में। ठीक है, तो ये आपका परिणाम हो गया, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल बंद करने की घोषणा की थी। इसी के कारण गांधी जी ने क्या किया, तो असहयोग आंदोलन को तत्काल के लिए बंद करने की घोषणा कर दी। ठीक है, और उसी देखिए यहाँ से आपका एक प्रश्न देखिए यहाँ से याद रखेंगे, 5 फरवरी 1922 को अगर आपसे पूछेगा कि चोरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को कहाँ पे, तो गोरखपुर में। ठीक है, और ये आपका यहाँ से भी बनेगा कि कितने पुलिस वाले को जलाया गया था, तो 22 पुलिसकर्मियों को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा था, यानी कि परिणाम में ही लिखना आपको ये। और असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत मुद्दे का भी अंत हो गया, यानी कि जो खिलाफत आंदोलन हो रहा था खलीफा पद के लिए, वो भी मुद्दा का अंत हो गया और ये असहयोग आंदोलन भी अंत हो गया। ठीक है, जिसमें से क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एकता थी वो उसका भंग हो गया। ठीक है, तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया, ना ही स्वराज की प्राप्ति हुई और ना ही क्या हुआ, तो पंजाब के न्यायाधीशों का निवारण हुआ। ठीक है, तो इसी तरह क्या हुआ, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा एक स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए हुआ क्या है, तो 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया, तो ये जो कि असहयोग आंदोलन होता है वो भी भंग हो गया, और जो खिलाफत आंदोलन हो रहा था वो भी आपका ख़त्म हो गया। तो जिससे क्या हिंदू मुस्लिम मतलब आपस में भंग हो गया, सब बिखर गए। तो उसी समय क्या किया, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर एक स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, स्वराज पार्टी यहाँ से आप लोग देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, किसके परिणाम स्वरूप, तो असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किए थे। तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, यहाँ से आपका भले 5 नंबर का हो, लेकिन यहाँ से आपका बहुत सारे नंबर दिला सकता है। ये आपका हो गया परिणाम में लिखना है कि असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या क्या हुए। तो पहला तो 22 जो पुलिसकर्मियों को जला दिया गया, और इसका दूसरा परिणाम हुआ कि हिंदू मुस्लिम के जो बीच की एकता थी वो उसका भंग हो गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन बंद हो गया और खिलाफत आंदोलन भी बंद हो गया, और गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए। ठीक है, तो ये सब आपका हुआ है। ठीक है, और आपको इसमें याद रखना है आपको अच्छे से, जैसे कि यहाँ से कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो कहेंगे 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, और इसी दिन 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर कहता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में गांधी जी की भूमिका की विवेचना करें, यानी कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की विवेचना करें। ठीक है, यानी कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्र के लिए कौन कौन से आंदोलन किए उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आप लोग इजी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला तो ये आपका 2012 में पूछा गया था, 15 में भी आया था, 18 में भी आया और 21 में भी आया, और इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है, पहला लिखना है कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन में
1919 से लेकर 1947 तक का काल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ये आपका पूछ लेगा कि 1919 से लेकर 1947 के काल को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांधी युग के नाम से जाना जाता है 1919 से लेकर 1947 के बीच के काल को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्र आंदोलन को गांधी जी ने एक नई दिशा दिया। सत्य अहिंसा सत्याग्रह का प्रयोग कर गांधी जी भारतीय राजनीतिक में छा गए। तो गांधी जी किस चीज़ का प्रयोग करते थे, तो सत्य का, अहिंसा का यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं, सत्याग्रह का प्रयोग करके गांधी जी भारतीय जो कि राजनीतिक में छा गए थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन्हीं अस्त्रों का सहारा लेकर उन्होंने औपनिवेशिक सरकार की विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तन कर दिया। यानी कि इन्हीं अस्त्रों यानी कि जो आपका सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग करके ही औपनिवेशिक सरकार जो थी के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहा था उसको जन आंदोलन में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट कहता है कि 1917-18 में उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, 3 जगह चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 1920 में यानी कि गांधी जी के द्वारा जितने भी चलाए गए थे यानी कि आंदोलन, उसी सबको इसमें लिखना है। ठीक है, देखिए 20 में क्या किए थे, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। कब किया था, तो 20 में। अगर पूरा डेट पूछेगा तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। और क्यों किया था, तो उसका कारण हम लोग पहले 1 नंबर प्रश्न में पढ़ लिए हैं। ठीक है, देखिए बहिष्कार, स्वदेशी तथा रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया। जिन्होंने मतलब असहयोग आंदोलन का जो हुआ ना, जिसमें बहिष्कार किया, स्वदेशी तथा रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया। ठीक है, यानी कि विदेशी सामान का बहिष्कार किया, अपने स्वदेशी मतलब अपने देश के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे उस पर बल दिया गया। ठीक है, और 1930 में क्या किया गया था, तो 1930 में गांधी जी ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध दूसरा व्यापक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। ठीक है, इसका आरंभ उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से किया गया था। दांडी यात्रा कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गांधी जी का निर्णायक आंदोलन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन था। देखिए जितने सारे आंदोलन किए थे गांधी जी को, उसी सबको लिखना है। ठीक है, तो 1930 में आपका यह हो गया जो कि दांडी यात्रा, जिसको अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जिसमें उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए करो या मरो का नारा दिया। ये आपका हेडलाइन मतलब अंडरग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो करो या मारो का नारा कब दिया था, तो 1942 में दिया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, गांधी जी ने सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। ठीक है, देखिए आज़ादी प्राप्त हुई। वे एक राजनीतिक नेता के साथ साथ प्रबुद्ध चिंतन और समाज सुधारक, एक हिंदू मुस्लिम एकता और प्रबलक समर्थक थे। ये आपका गांधी जी के बारे में जो भी आपको आता हो वो उसको लिखना है। ठीक है, आप समझ गए। एक बार पूरा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, देखिए नेक्स्ट बैक आते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन में यानी कि भारत राष्ट्र आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की विवेचना करें। यानी कि गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन किया उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, जिसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक लिखें कि कौन कौन से आंदोलन किए 1917 में, कौन से आंदोलन किए, चंपारण खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद में किए। ठीक है, जबकि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ। और नेक्स्ट आप हम लोग देखें यहाँ पे कि 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, और आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप लोग। देखिए नेक्स्ट यहाँ से आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न करता है आपका। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न आपका है कि पहला है कि अखिल भारत कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और इसका प्रथम उद्देश्य क्या था। ये आपका 2011 में आया था, 12 में आया, 15 में आया, 19 में भी आया
और ना जाने कितने बार ये प्रश्न आपका पूछ चुका है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर कहता है कि 1885 ईस्वी में पूर्ण देश में कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था नहीं थी, यानी पूरे देश में कोई भी भारतीय राजनीतिक संस्था नहीं थी। ठीक है, स्मार्ट एक्ट और एल्बर्ट बिल पर हुए विवाद एवं भारतीय प्रतिक्रिया को देखते हुए एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल जो कि संगठन कहते हैं, ठीक है, इसकी आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, जब क्या हुआ तो आर्म एक्ट और एल्बर्ट बिल जब पर विवाद जो हुआ ना, तो इसके क्या हुआ कि भारतीय राजनीतिक में एक संगठन की आवश्यकता का महसूस हुआ कि एक संगठन होना चाहिए। ठीक है, तो अतः 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बसु ने कोलकाता में, ठीक है, देखिए कोलकाता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ठीक है, कोलकाता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बिखरे हुए राष्ट्रवादी शक्तियों के एकजुट करना था। जो राष्ट्रवादी बिखरे हुए थे उसका एकजुट करना था, यानी कि एक संगठन का स्थापना करना था। ठीक है, तो इसी समय एक उदारवादी सेवा नीति अंग्रेजी पदाधिकारी, ठीक है, एक उदारवादी सेवा निधि जो कोई पदाधिकारी थे जिसका नाम क्या था, तो A.O. ह्यूम था। ठीक है, इस दिशा में प्रयासरत थे। ठीक है, यानी कि ये प्रयास कर रहे थे कि एक संगठन का स्थापना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए A.O. ह्यूम ने लॉर्ड डर्फिन एवं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी की सहमति से नेशनल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा दिसंबर 1985 में की। ठीक है, चाहे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की, तो आप कहेंगे 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1885 ईस्वी में इसका अधिवेशन 18 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न पूछेगा कि जो कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की जो कि हुआ था अधिवेशन की अध्यक्षता जो हुई थी वो किस कॉलेज में हुआ था। ठीक है, तो आप कहेंगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि आपका मुंबई में पड़ता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे उस टाइम, और इसकी स्थापक कौन कहा गया था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है, और इसका उद्देश्य देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या थे भारत राष्ट्र कांग्रेस का। देखिए पहला, देखिए कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य यानी कि प्रथम उद्देश्य जो थे वो राष्ट्र एकता स्थापित करना, यानी कि राष्ट्र में एकता को स्थापित करना था, सभी लोग एकजुट रहे। ठीक है, भारतीयों में मैत्री और सहयोग की भावनाएं विकसित करना। ठीक है, यानी कि भारतवासियों में एक त्रिमित्रता और जो कि सहयोग की भावना, यानी कि एक दूसरे की मदद करने की भावनाओं को विकसित करना था। देश हित में कार्य करना था, यानी कि देश के हितों में काम करना था, अपने देश के लिए कार्य करना था। राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दों पर विचार करना था, जो समाज का मुद्दा है, जो कि गरीबी है, जो भी मतलब समाज की अच्छाई का काम करना था, ये सब इसकी उद्देश्य था। ठीक है, तो विचार करना था। भारतीय समस्याओं को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार को समरपत्र देना आदि। ठीक है, तो ये आपका ये उद्देश्य हो गया किसका, तो भारत राष्ट्र कांग्रेस का। ठीक है, देखिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि भारतीय जो कि अखिल भारत कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, तो ये आपका हो गया कैसे हुआ। यहाँ से आप लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बैक जाइए और फिर से देखिए, उसमें भी आपको समझ नहीं आया तो आपको ये PDF मिलेगा, आप लोग अपने से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और किसी तरह आपको ये प्रश्न आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्या था, तो स्थापना कैसे हुआ इसमें आप लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से आपका हो गया उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था, तो सिंपल है उद्देश्य की, यानी कि अपने देश के हित के लिए काम करना है अपने देश के। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सब आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, और यहाँ ये सब आपका 5 नंबर वाला सब प्रश्न है। ठीक है, और इसी के अंदर आपका बहुत सारा प्रश्न बनता है। 5 नंबर वाला को अगर याद करते हैं तो उसी के अंदर आपका 2 नंबर भी प्रश्न बनेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेगा। ठीक है, तो मेन आपका हुआ ये प्रश्न। ठीक है, यानी कि 5 नंबर वाला जो बड़े प्रश्न आते हैं उसको याद करना है। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षेप विवरण दे, यानी कि जो 1929 में जो आर्थिक संकट आया था उसका 3 कारण को लिखना है। ये भी आपका 11 में पूछा गया, 12 में आया था, 14 में भी आया, 17 में भी आया, और भी इस बार भी आने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारण थे, यानी कि बहुत सारे कारण थे। देखिए पहला क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद
खदानों का उत्पादन आवश्यक से अधिक हुआ, यानी कि जो खदान थे, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, जहाँ भी खदान थे, जो फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पे बहुत सारा उत्पादन हुआ, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, कीमतें घट गई। अगर ज़्यादा उत्पादन होगा तो उसका कीमत घट जाता है, ठीक है, उनका कोई खरीदार नहीं रह गया। ओके, देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कि औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई, परंतु इसमें खरीदने वाला नहीं रहा, इससे विश्व बाजार आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा गई, जो कि विश्व बाजार आर्थिक व्यवस्था जो होता है उसका भी अर्थव्यवस्था गिर गई थी, ठीक है। और तीसरा आपका हो गया कि 1923 ईस्वी के बाद अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया था और दिए हुए कर्ज की वापसी की मांग करने लगा था। इससे अमेरिका कर्ज पर आश्रित देश के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो ये सब 3 कारण थे जो कि 1929 में आर्थिक संकट आए थे। तो पहला क्या था कि बहुत सारे यानी कि जो भी फसल उपजे थे उसको खरीदने वाला कोई नहीं था। दूसरा था कि बहुत सारी खदानों में भी यानी कि जो शेयर मार्केट होता है वो भी आपका गिर गया था, कोई खरीदने वाला तो नहीं था। और जो अमेरिका ने जो कर्ज दिया था वो भी वापस मांग रहा था, तो और कोई खरीदेगा ही नहीं तो उसको कर्ज वापस कैसे देना। तो ये सब आपका इसका मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए 4 नंबर कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में ना थे, ठीक है। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि यूरोप के देश में इतने बर्बाद हो गया थे, यानी कि जो अमेरिका से सामान जो लाया करता था, आयात मंगाया था, जो सामान मंगाते थे अपने देश यूरोप, वो मंगाने लायक नहीं रह गया था, ठीक है। और देखिए 5वां आपको लिखना है कि अमेरिका में शेयर की कीमत की गिरावट आ गई, जिसमें वहाँ के लाखों कंपनियाँ बंद हो गई। शेयर मार्केट आप लोग समझते होंगे, ठीक है, जो कि अभी के काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, सभी को करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग। तो ये सब में गिरावट आई और जिसके कारण क्या हुआ था, तो आर्थिक मंदी आई थी कब, 1929 में, ठीक है। समझ गए आप लोग, एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए 5 नंबर कहता है कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य की विवेचना करें, ठीक है। व्यावसायिक बैंक जो होता है उसका प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, जो व्यावसायिक बैंक है उसका प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उसको लिखना है, ठीक है। ये भी आपका 21 में आया, 2021 में आया था, 2011 में, 13, 15, 19, बहुत सारा ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए सामान्य बैंकिंग का कार्य करने वाला बैंक को व्यापारिक अथवा व्यावसायिक बैंक कहते हैं। जो सामान्य बैंकिंग का कार्य करे उसी को हम लोग व्यावसायिक अथवा व्यावसायिक बैंक कहते हैं। इस बैंकों का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक संस्था की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। देखिए इस बैंक का मुख्य कारण क्या है, तो व्यापारी को लिए, ठीक है, जो व्यापार है उनको व्यापार करने के लिए पैसे देना है, ठीक है। किसका काम है, तो व्यावसायिक बैंक। आपको ये बैंक से के नाम से ही पता चलता हुआ कि ये व्यावसायिक माना जो व्यापार करता है, व्यवसायिक करता है, उसके लिए ये बैंक जरूरी है, ठीक है। देखिए ये धन जमा करने, ऋण देने, चेकों के संग्रह या भुगतान तथा एजेंसी संबंधी अनेक कार्य करते हैं। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। तो ये आपका हो गया बैंक की जानकारी, यानी कि पहले में आपको बैंक का जो भी आपको जानकारी हो उसको लिखना है। उसके बाद इसको देखते हैं इसका प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला है जमा स्वीकार करना। ये तो आपका सभी बैंक के बारे में आपको पता होगा कि बैंक में क्या क्या होता है, जमा स्वीकार करते हैं, पैसे देते हैं, ये सब आपको लिखना है टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। तो पहला आपका जमा स्वीकार करना। ठीक है, व्यापारिक बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है जनता से रकम जमा करना होता है, ठीक है। बैंक का एक क्या काम है, महत्वपूर्ण काम है कि जनता का जो पैसा हो उसको जमा करना होता है। यह विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत रकम लेते हैं, जैसे चालू जमा योजना, बचत जमा योजना, सावधि जमा योजना तथा अर्धवती जमा योजना। यानी कि बहुत सारी योजना होता है जिससे क्या होता है कि यानी कि जमा करते हैं लोग, जिससे कि होता है ना कि जैसे किसी बच्चे के नाम से यानी कि जमा करना है पैसे हर साल कुछ रुपया हर महीने, तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है, जमा करना है जमा करने वाले में। और दूसरा पॉइंट है आपका कि ऋण देना। देखिए बैंक का दूसरा मुख्य कार्य होता है कि लोगों को ऋण देना यानी कि कर्ज देना, ठीक है। तो बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नगद
कोष में रखकर बाकी रुपये बैंक द्वारा दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति किसी कोई जमा कर रहा है हर महीने, मान लो, ठीक है, 10,000 20,000 जो भी, तो बहुत सारे लोग जमा कर रहे हैं, तो जो पैसे उसके पास आया वो कुछ रुपए रख के नगद में, और बाकी जो पैसे बचते हैं बैंक वो दूसरे व्यक्ति को कर्ज के रूप में दे देता है, ठीक है। जिससे इसको यानी कि कर्ज के रूप में देता है, जो भी इसका ब्याज मिलता है वो इसको फिर देता है। तो बैंक का काम यही है, ठीक है, इधर का पैसा उधर करना, ठीक है। और तीसरा आपका लिखना है, तीसरा पॉइंट आपका होगा एजेंसी संबंधित कार्य। देखिए, व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए उनके एजेंट का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत ग्राहकों के लिए, देखिए नेक्स्ट, भुगतान प्राप्ति करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, प्रतिनिधित्व का कार्य करना आदि आते हैं। ये सब आपका बैंक का कार्य हो गया। थोड़ा आपको समझने में थोड़ा कठिनाई होती होगी, तो आप लोग इसे अपने से एक बार पढ़ने की, समझने की प्रयास करेंगे, या फिर आप लोग दोबारा से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि सामान्य उपयोगी संबंधित कार्य, इसके अंतर्गत मुद्रा का स्थानांतरण, साख पत्र तथा यात्री चेक जारी करना, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, व्यापारिक सूचना तथा आंकड़े एकत्रित करना, वित्त संबंधित सलाह आदि कार्य शामिल हैं। इस तरह व्यावसायिक बैंक अनेक महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करता है। देखिए, आप लोगों को थोड़ा ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखो, समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य की विवेचना करना। देखिए, व्यावसायिक बैंक मैंने आप लोग समझते होंगे, बैंक सभी बैंक एक तरफ से समान होता है। दूसरा पॉइंट इसमें व्यावसायिक पूछ रहा है, ठीक है। व्यावसायिक माना जो बैंक यानी कि व्यापारी के लिए यानी कि बना हो, खास करके जो बिजनेस करता हो, ठीक है, उसको कहते हैं व्यावसायिक बैंक, जो कि पैसे ज़्यादा देती हो कोई भी बिजनेस करने के लिए। तो देखिए, व्यावसायिक बैंक क्या होता है, तो इसमें यानी कि जो ऋण देते हैं, यानी कि बैंक बना हो, ठीक है। और बैंक का कार्य क्या, कौन कौन से होते हैं, ऋण देना, ऋण जमा करना, कर्ज देना, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है इसमें, ठीक है। पर समझ गए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ से 6 नंबर आपका, देखिए 6 नंबर आपका प्रश्न, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BBI से प्रश्न है। देखिए 6 नंबर कहता है कि बिहार की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। यानी कि जो वैश्वीकरण के जो सकारात्मक प्रभाव आया बिहार में, उसके बारे में आपको लिखना है। आर्थिक व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव को लिखना है, ठीक है। ये भी आपका 13 में आया था, 15 में आया, 19 में आया, और भी शायद 21 में भी आया था ये प्रश्न। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे किसी भी हाल में हो, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न हो इसमें, जो भी आपका 10-12 प्रश्न हो, ये सभी को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए आंसर कहता है कि बिहार की आर्थिक व्यवस्था पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जो निम्नलिखित है, यानी कि जो नीचे लिखा है वो सब देखते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट वाइज आपको लिखना है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, तो कि कृषि उत्पादन पर वृद्धि। देखिए वैश्वीकरण के कारण आपात स्थिति में भी सरकार खाद्यान्न सुरक्षा के मामलों में सबल है, अर्थात कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। देखिए पहले नंबर तो हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण का मतलब हुआ क्या। तो देखिए वैश्वीकरण उसको कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे कि यहाँ का सामान चाइना जा रहा है, चाइना का सामान यहाँ आ रहा है, जैसे आप लोग घर में यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन, टॉर्च, ये वगैरह। तो ये यानी कि सामान का आदान प्रदान जो होता है एक देश से दूसरे देश, इसी को हम लोग वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके कारण बिहार की आर्थिक व्यवस्था में क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसके सकारात्मक यानी कि इसका क्या क्या अच्छाई हुआ, उसको इसमें लिखना है, ठीक है। तो पहला नंबर हम लोग देखें कि क्या देखें, तो कृषि में उत्पाद ज़्यादा हुआ, ठीक है, यानी कि कृषि में इसकी उत्पाद में वृद्धि हुई, ठीक है। और दूसरा आप देखते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट कि दूसरा कहता है कि राज्य की आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, यानी कि जो हमारे राज्य की जो आय थी बिहार की, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण के कारण बिहार की राज्य की आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय होती है, यानी कि जो कमाने की दर होता है उसमें भी वृद्धि हुई, यानी कि लोग ज़्यादा कमा पा रहे हैं, ठीक है। किसके कारण, तो ये वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता। देखिए वैश्वीकरण के कारण बिहार के बाज़ार में बहुराष्ट्रीय कंपनी में मोबाइल फ़ोन, ठीक है, देखिए एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज,
मोबाइल फ़ोन हो गया आपका, और जूते, रेडीमेड वस्त्र, खाद्यान्न पदार्थ, कारें, गाड़ी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बिहार में उपलब्ध है। वैश्वीकरण के कारण ही देखिए, वैश्वीकरण के कारण ही क्या हुआ, तो बिहार में जो कि बाज़ार, जो बिहार के बाज़ार है उसमें क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो कि बहुराष्ट्र कंपनी यानी कि विदेशों के जो कंपनी है, जैसे कि मोबाइल हुआ, ये सब क्या हुआ, तो बिहार की बाज़ारों में उपलब्ध होने लगा। ठीक है, किसके कारण, तो वैश्वीकरण के कारण ही। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, नहीं तो अगर एग्जाम्पल में अगर ये नहीं होता तो क्या आप चाइना जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, नहीं जाते। तो ये खुद आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ के बाज़ारों में, तो ये आपका कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि रोजगार में अवसरों की वृद्धि हुई। तो जब वहाँ के सामान यहाँ आएगा तो उसको बेचने के लिए लोग चाहिए, यानी कि काम बढ़ गया, रोजगार मिलने लगा लोगों को। ठीक है, तो वैश्वीकरण के कारण सफल बिहार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं इंग्लैंड आदि देशों में बड़े संख्या में नौकरी कर रहे हैं। देखिए वैश्वीकरण के क्या कारण क्या हुआ, तो यहाँ के लोग भी विदेश जा रहे हैं काम करने के लिए, जैसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ज़्यादा यहाँ के लोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जाते हैं, जैसे अमेरिका के हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, तो वैश्वीकरण का ही परिणाम है। ठीक है, ये भी आपका सकारात्मक परिणाम हो गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, बैंक हो गया, बीमा कंपनी का आगमन हुआ। जो बहुत सारे कंपनी हैं जो कि बीमा लेती है, ठीक है, बैंक खोली है, ये सब का आगमन हुआ, यानी कि हमारे देश आई। ठीक है, तो वैश्वीकरण के कारण HSBC बैंक, HSBC HDFC होना चाहिए मेरे साथ। ठीक है, तो बैंक बजाज जैसे हो गया, एलियांस हो गया, बिरला हो गया, सन लाइफ, टाटा हो गया, AOG हो गया, अविवा इत्यादि, यानी कि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि हमारे देश में आगमन हुआ, यानी कि आए। ठीक है, और इस प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो आप लोग समझ गए। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे इस प्रश्न को अच्छे से। तो देखिए बिहार में आर्थिक व्यवस्था पर, यानी बिहार के जो आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है, तो उस पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव को लिखना था। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रभाव में देख लिए क्या क्या, तो इसमें क्या, कृषि में वृद्धि आई। ठीक है, सकारात्मक मतलब जो सकारात्मक अच्छा काम, यानी कि इस अच्छा प्रभाव को लिखना था। ठीक है, तो पहला में कृषि में वृद्धि हुई, राज्य के आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, और तीसरा आपका हो गया कि विश्व स्तरीय जो कि यानी कि विदेशों का सामान यहाँ पे उपलब्ध होने लगा बिहार के बाज़ारों में, और चौथा आपका हो गया जैसे रोजगार का अवसर मिला, यानी कि रोजगार मिलने लगे लोगों को, और पांचवा आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी का आगमन हुआ, बहुत सारी कंपनी विदेश से यहाँ आने लगे बिहार में। ठीक है, तो ये सब आपका सकारात्मक परिणाम हुआ, किसके कारण, तो वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण। ओके, समझ गए आप लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है, स्टार लगा लीजिए, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। 2017 में आया था, 2018 में आया, 2020 में भी आया। ठीक है, देखिए उपभोक्ता क्या होता है। देखिए उपभोक्ता हर वो व्यक्ति जो किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता है या फिर कोई भी चीज़ खाता पीता है, वो क्या है, उपभोक्ता है। हम भी उपभोक्ता हैं, आप भी उपभोक्ता हो। ठीक है, तो जैसे आप भी कोई भी चीज़ खरीदते हो सामान बाजार से, तो आप क्या हो, तो उपभोक्ता हो। ठीक है, तो उपभोक्ता का कौन कौन से अधिकार हैं, ठीक है, इसके हम लोग लिखना है। ठीक है, उसके बारे में। तो देखिए आंसर देखते हैं इसका। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार देती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 है जिसको उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार देती है। कौन कौन से अधिकार देते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला अधिकार देखते हैं। देखिए पहला कहता है कि सुरक्षा का अधिकार। देखिए सुरक्षा सभी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन दैनिक जीवन में हम ऐसी अनेक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं जो हमारे जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक या हानिकारक हो सकती है। ठीक है, तो उपभोक्ताओं को इस प्रकार की वस्तुओं को भ्रामक प्रचार, विज्ञापन में विरुद्ध संरक्षण के अधिकार में है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व खराब होने से भयंकर दुर्घटना हो सकती है, अतः इस गुणवत्ता को सुनिश्चित करना निर्माता का दायित्व होता है। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं फिर से। ठीक है, देखिए कहना क्या चाह रहा है कि पहला नंबर है क्या, सुरक्षा का अधिकार, यानी हमें सुरक्षा का अधिकार है। ठीक है, हम उपभोक्ता हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम एक कुकर भी खरीदते हैं ना, तो उसमें जो ख़राब होने का चांस होता है, यानी कि जो सेफ्टी होता है, उसको हम लोग चेक करके लेते हैं। ठीक है, यानी अगर वो फट जाए तो क्या होता है, दुर्घटना हो सकती है, तो इसीलिए हम उसको
हम लोग सुरक्षा यानी कि विज्ञापन हो गया जैसे प्रचार ये सब वगैरह में हम लोग उसको विरुद्ध का अधिकार है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपने कोई एक कंपनी है जो कि ख़राब कुकर बना रही है, वो जो भी लिया यानी फट जा रहा है, ठीक है, तो हम उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, तो प्रचार कर सकते हैं, विज्ञापन पेपर में छाप सकते हैं कि ये कंपनी ख़राब है, इसका प्रोडक्ट नहीं लेना है, ठीक है, ये आपका ख़राब गया, ठीक। तो ये सब आपका अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए दूसरा नंबर का क्या रहा है कि चयन का अधिकार, हमें चुनने का अधिकार है। देखिए उपभोक्ताओं को चयन करने का अधिकार है। प्रायः इसी अधिकार का उल्लंघन उस समय हो जाता है जब किसी वस्तु की आपूर्ति पर किसी एक उत्पादक या विक्रेता का अधिकार होता है। टेलीफोन लाइन, एसोसिएशन, गैस आदि जैसी वस्तुओं के कुछ थोड़े से विक्रेता प्रायः अनावश्यक शर्त लगाकर उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं। उदाहरण के लिए एक गैस का विक्रेता नया कनेक्शन देते समय उसके साथ चूल्हा खरीदने के लिए शर्त लगाया जाता है। देखिए इसको समझते हैं पहले। दूसरा नंबर कहना क्या चाहता है, देखिए पहला तो आपका हो गया कि यानी कि सुरक्षा का अधिकार, दूसरा हो गया चयन का अधिकार, यानी कि हमें चुनने का अधिकार है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता क्या कि हमें ज़बरदस्ती लेना पड़ता है। जैसे हम लोग अगर सिलेंडर ले रहे हैं तो उसके साथ चूल्हा भी दे रहा है वो, और उसको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी कंपनी को, चाहे ख़राब हो, कमज़ोर है, जो भी हो, ठीक है, तो उसको लेना पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिसके साथ, जैसे कि आप फ़ोन ले लिए, उसके साथ कोई पुराना चार्जर दे दिया या फिर कोई यानी कि जो भी हो, तो वही चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है। हमें चुनने का तो अधिकार है, लेकिन अगर हम फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन के साथ अगर हमको कवर मिल रहा है एक अति मतलब कमज़ोर सा, तो उसको हमें ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका अधिकार का यानी कि उल्लंघन हो जाता है उस समय, यानी कि हम उसको ना चाहते हुए भी लेना पड़ता है, यानी कि कोई भी साथ यानी कि देते। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, सिलेंडर को ही देख लीजिए, अगर आप नया कनेक्शन लेते हैं तो आपको सिलेंडर के साथ एक चूल्हा भी लेना पड़ेगा, जो कि आपको अगर पसंद भी नहीं हो तो फिर भी आपको लेना पड़ेगा वो चूल्हा, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं, देखिए तीसरा पॉइंट कहता है आपका कि सूचना का अधिकार यानी उपभोक्ता को वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको जानकारी लेने के अधिकार है, पूछने का अधिकार है। चाहे आप मान लीजिए आप कोई फ़ोन लेने जा रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, 2-4 दुकान में भी पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ठीक है। देखिए अनेक अवसरों पर उत्पादक अपनी वस्तुओं के मूल्य, गुणवत्ता, टिकाऊपन, स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव आदि से संबंध में गलत या भ्रामक जानकारी देकर उपभोक्ताओं को धोखे में डाल देती है। उदाहरण के लिए यदि कोई विक्रेता अपने दवा या खाद्य के पेय पदार्थ पर अनेक खराब होने की अंतिम तिथि की जानकारी नहीं देता है तो उपभोक्ता उनकी शिकायत कर सकती है, ठीक है। यानी कि सूचना का अधिकार में क्या कर सकता है कि मान लीजिए आप कोई भी दवाई खरीदें या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदें, या फिर चॉकलेट बिस्कुट ही खरीदें, तो उसमें क्या होता है, तो एक्सपायरी डेट रहता है, ठीक है। तो अगर वो आपको एक्सपायरी डेट वाला दे दिया, आपको कोई भी दवाई दे दिया, तो आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं आगे, क्योंकि हमारे FSS ऐसे कुछ नाम है, फास्ट फूड सेफ्टी के जो भी उसका हेल्पलाइन है, उसमें आप लोग शिकायत उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो यही 3 नंबर में यही बताया गया कि सूचना का अधिकार, ठीक है, हमें सूचना देने के अधिकार है अगर कोई हमें प्रोडक्ट ख़राब बेचता है तो, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर पॉइंट कि निवारण का अधिकार। देखिए उपभोक्ताओं को निवारण का अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सकते। सरकार द्वारा विभिन्न माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। यह अधिकार लोगों को यह आश्वासन देता है कि खरीदी गई वस्तु या सेवा उचित ढंग की नहीं है तो उन्हें मुआवजा दिया जाने का प्रावधान हो। उदाहरण के लिए जैसे गोपी बाजार से एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन खरीदता है और उसे प्रेस करते समय बिजली का झटका लगता है तो यह इस खराब सामान के लिए विक्रेता के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर निवारण कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई इसमें एग्जांपल में इतना अच्छा से एग्जांपल दिए गए हैं तो कि आप लोग समझ सकते हैं अपने से पढ़ के। जैसे कि आप लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें, एग्जांपल में इसमें आपका आयरन हो गया, ठीक है। तो आप आयरन अगर ला के घर में अगर आयरन करते हैं तो आपको करंट का झटका लगता है तो आप क्या सकते हैं इसके लिए मतलब
उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं, फौरन उनको शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वो आपको फिर से आपको मिल सकता है दूसरा नया। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं ये प्रश्न को, टॉपिक क्या क्या था। तो देखिए, उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं, यानी कि हम उपभोक्ता हुए, हमें कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो पहला है कि हमें सुरक्षा का अधिकार है। ठीक है, सुरक्षा का अधिकार है। ठीक है, जैसे कि कोई भी सुरक्षा हो, कोई भी सामान का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कहता है कि चयन का अधिकार है, हम कोई भी सामान को चुन सकते हैं। तीसरा है सूचना का अधिकार, यानी कोई सामान अगर ख़राब देते हैं तो हम उसका सूचना शिकायत दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। निवारण का अधिकार हो गया आपका। ठीक है, तो ये सब आपको अधिकार हमें प्राप्त हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि जो भारत में कृषि की जाती है उसका प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, उसका वर्णन करना है। ठीक है, ये भी आपका 11 में पूछा गया है, 14 में आया था, 18 में भी आया था। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है कि भारतीय कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए पहला आपका विशेषता है कि जीवन निहित कृषि, कि भारतीय कृषि आजीविका प्रधान तथा प्राचीन एवं परंपरागत व्यवसाय हैं। भारत की 70% आबादी कृषि पर आधारित है। इस प्रकार कृषि पर जनसंख्या का बोझ अधिक है। देखिए समझिए पहले यहाँ पे। ठीक है, कि देखिए पहला नंबर कह रहा है कि जीवन निहित कृषि, यानी कि भारत का जो कि 70% यानी 70% आबादी है, जनसंख्या है, वो क्या है, तो कृषि पर ही आधारित है। ठीक है, कृषि पर आधारित हैं, तो यही इसमें 1 नंबर में आपको लिखना है। ठीक है, और बहुत सारे 70% लोगों का जो कि जीवन यापन होता है वो कृषि से ही होता है। ठीक है, और देखिए दूसरा में कहता है तो कृषि का मानसून, ठीक है, कृषि का मानसून पर निर्भरता, भारत कृषि पूर्णतः मानसून जलवायु तथा निर्भर है। मानसून की अनिश्चितता पर का प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है। देखिए इसको समझिए, भारत में जो कृषि होता है ना वो मानसून पर आधारित होता है, यानी कि मौसम पे आधारित होता है। ठीक है, कि ठंडी में कौन सा बोया जाता है, गर्मी में कौन सा बोना चाहिए, रोपना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारे भारत में। और विदेशों में क्या होता है कि ठंडी के दिन में भी गर्मी के उस यानी कि उस क्षेत्र को, जैसे कि यहाँ पे हमको यानी कि गर्मी वाला कोई भी चीज़ रोपना है तो इसके ऊपर इसको घेर दिया जाता है, यानी कि घर बना के उसके अंदर इतना गर्मी टेम्परेचर डाल दिया जाता है कि वो गर्मी वाला पौधा ठंडी में उसको उबाल लेता है, यानी कि उगा लेता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे यानी कि जो मौसम के आधार पे ही खेती की जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट कहता है कृषि के प्राचीन तरीके, भारत में कृषि कार्य अभी भी पुराने एवं पिछड़ी विधि से किया जाता है। भारत में क्या होता है, तो अभी भी लोग हाथ से यानी कि धान रोपते हैं, हाथ से ही काटते हैं, उसको धान को भी झाड़ते हैं, कूटते हैं, बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, भारत में कृषि होता है वो भी पुराने ही विधि से किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि व्यावसायिक कृषि, यानी कि इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी आधुनिक तकनीकी का निवेश किया जाता है, अतः किसान अपनी लगाई पूंजी से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है, जैसे चाय कॉफ़ी। ठीक है, तो ये आपका हो गया व्यावसायिक कृषि। व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं, तो व्यावसायिक कृषि उस कृषि को कहेंगे जिसमें लोग पूंजी अधिक लगाते हैं, यानी आधुनिक तकनीकी के कारण। जैसे कि पंजाब में होता है वो क्या कहते हैं, तो बहुत सारे लगाते हैं। ठीक है, वो यानी कि बिजनेस करने के लिए खेती करते हैं, बेचने के लिए, जैसे चाय का हो गया, कॉफ़ी का हो गया, आलू का हो गया, धान, ये सब आपका बहुत सारे जगह मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको फिर से देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कर रहा था कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन करें, यानी भारत के कृषि में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, पहला विशेषता यह है कि जीवन निहित कृषि है, यहाँ के 70% लोग कृषि पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि कृषि का मानसून, यहाँ के लोग जो हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग खेती करते हैं। ठीक है, और विदेशों में क्या करते हैं, तो यानी कि जो बोले कि ठंडी वाला फसल वो गर्मी में उगा लेते हैं और गर्मी वाला फसल ठंडी में भी यानी कि उगा लेते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे मौसम अकॉर्डिंग ही खेती की जाती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है आपका कि कृषि के प्राचीन तरीके, यानी कि यहाँ भी अभी भी पुराने तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे हाथ से काटना, हाथ से जो भी हो हाथ से, यानी कि आप लोग भी धान ढोते जाते हो, धान काटते होंगे, ढोते होंगे, झाड़ते होंगे, कूटते होंगे। ठीक, तो ये सब आपका हाथ से करते हैं, ये सब आपका पुराना
तरीका हो गया, ठीक है। और चौथा आपका हो गया व्यावसायिक कृषि, यानी कि बिजनेस करने के लिए कृषि, ठीक है। तो ये आपका 5 पॉइंट था, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राजनीतिक दल के कार्य का वर्णन करें, यानी कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल हैं उसके कौन से कार्य हैं, क्या क्या करते हैं, वो उसके बारे में लिखना है, ठीक है। ये भी आपका 16 में आया था, 17 में आया था, 19 में भी आया था, ठीक है। और देखा जाए तो बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम होता है वो लगभग 4 से 5 साल पीछे वाला प्रश्न ही वो रिपीट करते रहता है, ठीक है। तो ये आपका अगर आप 19 में आया है तो यकीन माने कि आपका 24-25 में यानी 2525 में आने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आंसर देखते हैं इसका। तो देखिए उत्तर कहता है कि राजनीतिक दल प्रजातंत्र का प्राण है। राजनीतिक दल क्या है, तो प्रजातंत्र का प्राण है, ठीक है। इसके बिना लोकतंत्र का क्रिया संभव नहीं है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र का काम नहीं हो सकता है, ठीक है, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि जनता को शिक्षित बनाना। राजनीतिक दल का काम क्या है, तो राजनीतिक दल का है कि राजनीतिक दल का राजनीतिक मामलों में जनता को शिक्षित कर उन्हें सजग बनाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक मामलों में जनता को शिक्षित करना उसका काम है, ठीक है, यानी कि राजनीति के बारे में उसको बताना है। दूसरा पॉइंट, दूसरा कहता है कि जनमत का निर्माण। यह जनता को राजनीतिक प्रश्नों एवं समस्याओं से अवगत कराते हैं। इससे जनता निश्चित करने में सफल होता है, ठीक है। जनमत का निर्माण करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि निर्वाचन में भाग लेना। यह निर्वाचन में प्रत्याशी खड़े कर विकल्प प्रस्तुत करते हैं और जनता को प्रतिनिधि चुनने का अवसर देते हैं। यह भी आपका राजनीतिक दल का ही कार्य है, ठीक है। और चौथा आपका हो गया विरोधी दल के रूप में, जिसे सरकार को नियंत्रित करते हैं और उनकी नीतियों का विरोध करती है, ठीक है। ये आपका 4 पॉइंट हो गया। देखिए इसको फिर से देखते हैं एक बार कि राजनीतिक दल का कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। देखिए पहला कार्य हम लोग देखेंगे कि जनता को शिक्षित करना है, कि राजनीतिक के बारे में बताना है, राजनीतिक क्या है, ठीक है। दूसरा है कि जनमत का निर्माण करना, जनता को यानी कि जनता को जो भी मतलब सवाल उसका जवाब देना, ठीक है ना, ये सब। और तीसरा आपका हो गया निर्वाचन में भाग लेना, ठीक है, यानी कि जो वोट देने का इसमें भाग लेना है। और विरोधी दल के रूप में सरकार को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, जो कि जो दल हो विरोधी है उसका कार्य है। जैसे एग्जांपल में अभी बीजेपी की सरकार है तो जो भी कांग्रेस पार्टी है उसका विरोधी हो गया, ठीक है। तो अगर बीजेपी कोई गलत काम करते हैं तो उसको जो कांग्रेस पार्टी उसको रोकेगी काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सब इस पार्टी का कार्य हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसे याद करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट 10 नंबर। देखिए 10 नंबर कहता है कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। ये आपका 15 में आया था, 17, 20 में भी आया था, ठीक है। भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए आंसर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित शर्त आवश्यक हैं। ऐसे कौन कौन से शर्त हैं जिससे लोकतंत्र सफल हो सकता है, ठीक है। देखिए पहला शर्त क्या है, तो जनता की जागरूकता। भारत में जनता को जागरूकता होना जरूरी है, ठीक है। जनता की जागरूकता, सतर्कता तथा अधिकारों और कर्तव्य के प्रति अभिज्ञता उनकी सफलता की शर्त है। देखिए भारत में जनता क्या जागरूक होना चाहिए, वो अपने अधिकारों को जानना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है और ये सब उसको जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट कहता है कि अशिक्षा की समाप्ति। देखिए शिक्षा की समाप्ति के बिना लोकतंत्र की कीमत समझी जा सकती है, ना समझ जा सकती है, ठीक है। और ना ही मताधिकार का सही प्रयोग संभव हो सकता है। अगर लोग शिक्षित नहीं रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, तो ना ही उससे कोई मतलब है किसको हम वोट दे रहे हैं, और ना ही उसको अपना अधिकार समझ में आएगा कि मेरा अधिकार क्या है, हमें बोलने का अधिकार है कि नहीं, घूमने का अधिकार है कि नहीं, ये सब उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें शिक्षित होना जरूरी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लोकतंत्र गुणों का विकास, समानता, स्वतंत्रता और मातृता जैसी सिद्धांतों की स्थापना करके लोकतंत्र के विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करना होगा, ठीक है। यानी कि हमारे समाज में क्या करना होगा, तो समानता यानी स्वतंत्रता, समानता होना चाहिए, ठीक है, सिद्धांत की स्थापना करना होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि
अन्य शर्तें जैसे निरपेक्ष प्रेस, यानी कि प्रेस को स्वतंत्र रहना चाहिए, ठीक है, सामाजिक आर्थिक समानता, बेरोजगारी पर नियंत्रण तथा पंचायती नगर निगम राज्य व्यवस्था को और मजबूत बनाकर एक हम लोग सफल लोकतंत्र बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। देखिए फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन को, एक सेकेंड। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता था कि भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकते हैं, इसका कौन कौन से शर्त है। ठीक है, तो देखिए पहला शर्त हम लोग देखें कि जनता को जागरूक होना चाहिए। ठीक है, जागरूक कैसे होगा वो आपको लिखना है। तो दूसरा पॉइंट है कि देखिए दूसरा पॉइंट है कि शिक्षित होना चाहिए, जनता को शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपका लोकतंत्र गुणों का विकास होना चाहिए। और चौथा आपका है कि अन्य शर्त जैसे कि प्रेस सुरक्षित हो, यानी कि बोले तो स्वतंत्र हो, किसी के कोई नेता के विरुद्ध में काम ना करता हो, जैसे घूस लेके कुछ भी बोल दिया, कुछ भी न्यूज फैला दिया। और समाज में आर्थिक समानता हो, समाज में सभी वर्ग समान हो, बेरोजगारी कम हो। ठीक है, तो ये सब हुआ आपका इसका शर्त। ठीक है, इस सब को हम अगर अपनाते हैं तो हमारा लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं।